हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो वीडियो था इसके अंदर हमने स्थिति समय ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि जब आपको स्थिति और समय के बीच में कोई ग्राफ बना हुआ दे दे, कोई वक्र आपको बना हुआ दे दे, तो उसके अंदर हम वेग जो है उसको दिशा को किस तरीके से पता कर सकते हैं, वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा वो कैसे पता कर सकते हैं, वेग बढ़ रहा है या घट रहा है या नियत है, ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है स्थिति समय के अंदर हमें एक ही चीज़ पता चलती है, वो होता है वेग। ठीक है, वेग के बारे में ही हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेग समय ग्राफ की, यानी ग्राफ अगर हम लोग बनाएं वेग में और समय में, तो हमें दो चीज़ें जो है वो पता चल जाती है। कैसे? एक तो हम लोग त्वरण के बारे में भी पता कर सकते हैं और दूसरा हम लोग विस्थापन या दूरी के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम दूरी व समय के बीच में जो ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उन दोनों के बीच में किस किस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है वेग समय वक्र। वेग समय वक्र। तो जब हमने वेग पढ़ा था, जब हमने विस्थापन पढ़ा था, जब हमने चाल पढ़ी थी, जब हमने त्वरण पढ़ा था, तो हम कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पर नोट कर रहे थे स्टार मार्क करके। क्या क्या चीज़ें थी वो वक्र से संबंधित। सबसे पहली बात क्या थी अपने पास कि वेग और समय के बीच में वक्र है, तो हम कहेंगे वेग समय वक्र की ढाल या ढाल को ही क्या बोला जाता है? प्रवणता। वेग समय वक्र की ढाल या प्रवणता किसको निरूपित करती है, किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। त्वरण को निरूपित करती है। अब निरूपित करने का मतलब है कि ढाल निकाल लो वेग समय वक्र की, वो ढाल ही क्या हो जाएगी? त्वरण हो जाएगी। त्वरण को निरूपित करती है। एक तो बात हो गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई अपने पास कि वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के तुल्य होता है। विस्थापन के तुल्य होता है। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वेग समय वक्र आपको पता चल जाएगा। वेग समय वक्र की जो ढाल है, वेग समय वक्र की जो ढाल है वो किसके बराबर होती है? त्वरण के बराबर। और वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? विस्थापन के तुल्य होता है। अब देखो हम पहले सेकंड चीज को पढ़ेंगे कि वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के किस प्रकार से तुल्य होता है। और विस्थापन के बजाय अगर आपको दूरी निकालनी है, विस्थापन के बजाय वेग समय वक्र द्वारा ही आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी जो है वो कैसे निकालेंगे? तो इसी वक्र के अंदर पहली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है विस्थापन या दूरी को किस तरीके से ज्ञात करें किसी वक्र के अंदर। विस्थापन तथा दूरी को, तो ये सेकंड लाइन आपको ध्यान में रखनी है। वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो चलिए देखिए, मैं कोई वक्र जो है वो बना लेता हूँ। यहाँ पर ये अपने पास है वेग, ये है अपने पास समय। ये वेग वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर है अपने पास समय। घिरा क्षेत्रफल हमें देखना है तो पहले हम लोग वक्र बना लेते हैं। वक्र बना लिया हमने इस तरीके से, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर आगे की ओर चला गया, यहाँ पर नीचे आ गया वक्र, यहाँ पर ऊपर चल गया वापिस, यहाँ इस तरीके का मान लो कोई भी वक्र बन रहा है।
ठीक है। अब देखिए, आपको बोल दिया कि वेग समय में वक्र जो है वो निम्नानुसार है। ठीक है, आपको जो है वो बताने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दूरी की। तो सबसे पहले आपको बतानी है इसके अंदर दूरी कितनी हो जाएगी, और उसके बाद में आपको बताना है कि विस्थापन कितना हो जाएगा। ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। तो देखो, मैं क्या कहूँगा कि वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो वेग ये रहा, समय ये रहा, इन दोनों के मध्य जो वक्र बन रहा है, इन दोनों के मध्य ये वक्र बन रहा है। तो वक्र की जो रेखा है और समय x जो है, वक्र की जो रेखा है और समय x जो है, इनके मध्य घिरा क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसको बोला जाएगा क्या? विस्थापन बोला जाएगा। अब जब आपको दूरी निकालनी है तो देखो क्या करेंगे हम लोग एक बात ये ध्यान में रख लेते हैं कि ये क्षेत्रफल देखो, तो मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये अपने पास एक त्रिभुज बन गया। तो मैं इस त्रिभुज द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इसको अलग ले लेता हूँ। फिर ये छोटा सा अपने पास वर्ग बन गया या आयत बन गया, इस क्षेत्रफल को मैं अलग से ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला आयत या वर्ग बन रहा है, इस क्षेत्रफल को हमने अलग से ले लिया, और इस वाले क्षेत्रफल को हमने अलग से ले लिया। ठीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ कि ये 1 नंबर आकृति है, ये 2 नंबर आकृति है, ये 3 नंबर आकृति है, ये 4 नंबर आकृति है। 1 नंबर आकृति द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने मान लिया A1। ठीक है, दूसरी आकृति अपने पास जो बन रही है, इसका क्षेत्रफल है A2, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल है A3। ध्यान रखना, हमेशा वक्र और समय x के मध्य का क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, और ये जो चौथी आकृति बन रही है, इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया A4। अब जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? तो दूरी जो है वो हो जाएगी A1 का मापांक प्लस में A2 का मापांक प्लस में A3 का मापांक प्लस में A4 का मापांक। मापांक क्यों ले रहा हूं मैं? मापांक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, उसके अंदर दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो प्लस माइनस का चिन्ह काम में लेंगे, वो यहाँ पर काम में नहीं लेना। यानी मान लो जैसे इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिया, ये वाला हो गया अपने पास मूल बिंदु। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो समय है वो है अपने पास 4, यहाँ पर जो समय है वो है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7 सेकंड के अंदर है समय। ठीक है, यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो वेग है कण का वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर जो वेग है कण का वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर जो कण का वेग है वो है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो कण का वेग है वो है -2 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि नीचे की ओर आ गया। नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। ये दोनों मान जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली आकृति की मैं बात करूं तो पहली आकृति जो बन रही है वो देखो कैसी बन रही है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो मैं कहूँगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये रहा, आधार इतना कितना है ये, तो मैं कहूँगा 4 तक ये, 0 ये, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई? 4। तो 4 तो हो गया आधार। ऊंचाई ये रही आपके पास इतनी, तो ऊंचाई इतनी किसके बराबर है? देखो यहाँ से 0 से चले, पहले 2 आया, लेकिन अपने को 4 काम में लेना है, तो ऊंचाई जो है वो भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। प्लस में दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है वो एक आयताकार आकृति बन रही है। तो ये वाली भुजा देखो, यहाँ तक की 5 दूरी, यहाँ तक की 4 दूरी, तो ये वाली दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, यहाँ हमें यहाँ तक की दूरी लेनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। तो ये वाली हो गई अपने पास 2 और ये वाली हो गई 1। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1 गुणा में 2।
प्लस में A3। तीसरी आकृति की बात करें तो तीसरी आकृति की बात करेंगे तो ये वाली भुजा देखो कितनी, यहाँ तक टोटल 6 है, यहाँ तक टोटल 5 है, तो ये वाली कितनी हो गई, 6 - 5 करूँगा तो 1 हो गई ये वाली। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी, तो मैं कहूँगा -2। ठीक है, तो -2 जो है मैं गुणा क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर परिमाण है, परिमाण है तो मैं यहाँ माइनस ना लेकर क्या ले लूँगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा ये 1 गुणा में 2 बन गया। प्लस लेके चल रहे हैं, माइनस का आपको कहीं पर भी यूज नहीं करना है जब आप दूरी का मान निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। A4 की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये वाली दूरी कितनी, तो ये टोटल 7, ये वाली टोटल 6, तो इतनी क्या हो जाएगी 1, और ये वाली टोटल देखो कितनी है 4, तो 4 गुणा में कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, या 1 गुणा में 4 बन गया अपने पास। देखो टोटल कितना आ गया, 2 का पढ़ा बोला 2 बार, ये बन गया 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो 16 जो है वो क्या आ गई अपने पास दूरी, और जिसके अंदर वेग दे रखा है आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो दूरी जो है वो किस में आएगी, मीटर में। और अगर ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ हो तो ये जो दूरी है वो किलोमीटर के अंदर या सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब बात करें विस्थापन की, तो सेम ही डायग्राम है। विस्थापन अगर निकालना है तो विस्थापन जो है वो होती है सदिश राशि, यानी उसके अंदर दिशा भी हमें साथ में लेनी है। तो विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा विस्थापन बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस में A4। इन सब का क्या करना है, अपने को योग करना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखो, कोई सी भी एक, या तो दिशा के साथ सारे के सारे क्षेत्रफल रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये बोल दो कि जो समय x है या जो x एक्स है इसके ऊपर वाले जितने भी क्षेत्रफल हैं वो सारे होते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव, और समय x के यानी x एक्स के नीचे की ओर जो क्षेत्रफल बन रहे हैं वो सारे होते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक बात याद रख लो, या तो आप दिशा के साथ साथ ये रखो क्षेत्रफल का मान, या फिर ऐसे ध्यान में रखो कि x एक्स के ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो अगर मैं दिशा के साथ मान रखूं तो मैं कहूँगा A1 क्षेत्रफल जो है वो तो धनात्मक ही है, क्योंकि इसके लिए ये वाली भुजा भी धनात्मक और ये वाली भुजा भी धनात्मक। तो A1 का जो मान है वो कितना आया था अपने पास, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, प्लस में A2 की बात करूंगा तो ये भी धनात्मक है, ये वाला भी धनात्मक है, कितना आ गया 1 गुणा 2, प्लस में अब A3 की बात करूं तो A3 के लिए ये तो धनात्मक है 1, लेकिन ये वाली भुजा जो है वो देखो कैसी है, ऋणात्मक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 गुणा में -2, प्लस में A4 वापिस से ऊपर चला गया तो ये वाली भुजा भी धनात्मक 4 और ये वाली भुजा भी धनात्मक 1, तो 1 गुणा 4 कर दिया। कितना बन जाएगा, देखो 2 का पाढ़ा बोला 2 बार, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में से 2 गए तो कितना बच गया 12 मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, विस्थापन आ गया। तो आप लोगों को विस्थापन के लिए जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि x एक्स के ऊपर वाले क्षेत्रफल धनात्मक व नीचे वाले क्षेत्रफल ऋणात्मक होते हैं। नीचे वाले क्षेत्रफल ऋणात्मक होते हैं। अगर आप सीधा करना चाहो कि ये धनात्मक हो गए, ऊपर जितने भी बन रहे हैं 1 2 और 4 वो तो क्या हो गए धनात्मक पॉजिटिव हो गए, और 3 जो है वो क्या हो गया नेगेटिव। तो 1 2 4 इन तीनों को जोड़कर 3 वाला इसमें से माइनस कर दो तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए ये।
चलिए अब हम सेकंड चीज़ इसकी डिस्कस करते हैं कि वेग समय वक्र की जो ढाल है या प्रवणता जो है वो त्वरण के बराबर होती है। ये लाइन हमने वहाँ पर सीधी लिखी थी, ठीक है, अवकलन वाले पार्ट के बेसिस पर। अब हम वक्र के अंदर देखते हैं कि क्या वो एक्चुअल के अंदर बराबर होता है क्या त्वरण के। तो सेकंड जो है इसके अंदर वो हम लोग बोलेंगे त्वरण जो है इसको किस तरीके से हम लोग देखें। तो त्वरण को देखने के लिए हम लोग एक वक्र बना लेते हैं अपनी इच्छा से, कैसा भी। तो हम लोगों ने बना लिया ये वक्र, ये यहाँ पर हो गया अपने पास वेग, यहाँ पर हो गया समय, बन गया। अब देखो क्या करना है, कोई भी एक वक्र बना लो। तो वक्र जो है वो ज़्यादातर चांस में मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, ये बनना मैंने यहाँ पर वक्र ले लिया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको बोल रहा है ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर समय है t1, ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर समय है t2, ये वाली जो स्थिति है, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। तो A पॉइंट के ऊपर जो दे देते हैं AB, ठीक है। तो A पॉइंट के ऊपर जो वेग है वो है v1 और B पॉइंट के ऊपर जो वेग है, B पॉइंट पर जो वेग है वो कितना है v2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि हम लोग त्वरण कैसे निकालें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब आपको जिस बिंदु पर त्वरण का मान निकालना है वो बिंदु देखो सबसे पहले। तो वो बिंदु जो है वो मैंने देख लिया वही A वाला बिंदु, ठीक है। अब इस A वाले बिंदु पर एक हमें क्या करना है, एक अपनी इच्छा से एक्स एक्स बना लेनी है, क्षैतिज रेखा जो है वो अपनी इच्छा से हमें बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से एक क्षैतिज रेखा जो है वो बना लेता हूँ, यहाँ पर बना ली एक क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा कितना कोण बना रही है यहाँ पर वक्र के साथ, इसको हमने लिख लिया थीटा। अब अगर इसके अंदर मैं टेन थीटा का मान निकालना चाहूँ तो टेन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर जो है, इस त्रिभुज के अंदर कितना हो जाएगा। तो मैं कहूँगा टेन थीटा जो है वो होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो तो बन जाएगी लंब, और ये वाली जो भुजा है ये क्या बन जाएगी, आधार, और जो बच गई वो क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो लंब और आधार चाहिए। तो देखो आधार का मान कितना हो जाएगा, ये पूरी दूरी t2, ये इतनी दूरी t1, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, t2 माइनस t1 हो गई, ठीक है। अब देखो ये वाली पूरी दूरी जो है वो है v2, ये वाली दूरी है v1, तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी अपने पास, v2 माइनस में v1 हो गई। अब जितनी दूरी ये वाली है उतनी ही दूरी ये भी होगी, कितनी, v2 माइनस में v1। अब हम लोग इजीली जो है वो टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है लंब बटे में आधार के, ठीक है। तो टेन थीटा लंब का मान अगर हम लोग रखें तो लंब जो है वो क्या आ गया, v2 माइनस में v1 अपॉन में आधार कितना आ गया, t2 माइनस में t1। v2 माइनस v1 को क्या लिख सकता हूँ, डेल v, t2 माइनस t1 को क्या लिख सकता हूँ, डेल t, यानी टेन थीटा बराबर आ गया डेल v अपॉन में डेल t। तो डेल v अपॉन में डेल t और किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला जो है वो भी क्या होता है, डेल v अपॉन में डेल t। यानी जो तो यहाँ पर प्रवणता है या ढाल जो है, ग्रेडियंट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो ढाल या प्रवणता किसके बराबर है, डेल v अपॉन में डेल t। और यही ढाल और प्रवणता जो है वो त्वरण को भी निरूपित कर रही है। यही ढाल और प्रवणता जो है m बराबर जो टेन थीटा है, जो डेल v अपॉन में डेल t है, यही किसको निरूपित कर रही है, त्वरण को निरूपित कर रही है। यानी इस ग्राफ के अंदर अगर आपने को त्वरण निकालना है तो वो त्वरण प्रवणता के या उस वक्र की ढाल के बराबर हो जाएगा।
चलो ढाल के बराबर करके देखते हैं कि इसके अंदर त्वरण जो है वो नियत है या फिर एक समान रूप से बढ़ रहा है त्वरण, या फिर त्वरण घट रहा है। तो देखो एक पॉइंट पर तो आपको पता नहीं चलता, एक पॉइंट पर तो आप त्वरण का मान जरूर निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि त्वरण जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग बीच में कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के साथ ये वाला कोण अगर मैं देखूँ तो इन दोनों कोणों की अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों कोण जो हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों कोण ये बराबर होंगे, इसका मतलब tan थीटा बराबर यानी m बराबर हो गया, इसका मतलब त्वरण जो है वो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो किसी भी कण का ये जो वेग समय ग्राफ है, इस वेग समय वक्र के अंदर जो त्वरण है कण का वो क्या है, एक समान है। त्वरण जो है वो एक समान है, या फिर बोल देते हैं नियत है। त्वरण एक समान है या नियत है, ये बोल सकते हैं। अब त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो थीटा का मान देखो, क्योंकि त्वरण का धनात्मक या ऋणात्मक होना किस पर निर्भर कर रहा है, tan थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो थीटा का मान देखो अपने पास, तो थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से कम है, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा जो है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। tan थीटा धनात्मक है, इसका मतलब त्वरण जो है वो भी कैसा है, धनात्मक है। अब त्वरण धनात्मक है, इसका मतलब वेग के अंदर क्या हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। त्वरण धनात्मक होने का मतलब क्या हो गया, वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। त्वरण जो है वो कैसा, धनात्मक, वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो इसी ग्राफ के बेसिस पर हम लोग इतनी चीजें जो हैं वो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि त्वरण कैसा होगा, नियत होगा, एक समान होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, और उसके आधार पर वेग जो है वो कम हो रहा है या वेग जो है वो बढ़ रहा है। तो चलिए अब इसके और जो कई वक्र हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अलग अलग वक्र के आधार पर हम लोग त्वरण के अंदर किस तरीके से रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं, या त्वरण को कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो नोट कीजिए ये, अब ये वाला जो वक्र है वो मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इस वक्र के लिए हमने त्वरण और वेग के बारे में पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अब इनमें से जो मैं बना रहा हूं, इनमें से कोई भी वक्र हो वेग समय का, उसके लिए आप लोग विस्थापन या दूरी भी निकाल सकते हो, ठीक है, और वेग के बारे में बता सकते हो, त्वरण के बारे में बता सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग पहला जो है वो देख रहे हैं, पहला जो वेग समय वक्र है ये वेग और ये समय वक्र जो है वो आपका बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा मैं साथ ही ले लेता हूं, या तीन वक्र हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। ये दूसरा वक्र, इसके अंदर हमने बना दिया वक्र इस तरीके का, यहाँ पर है अपने पास वेग और ये वाला है समय, ठीक है। ये दो वक्र जो हैं वो अपने पास बन गए। और कोई भी वक्र अगर हम लोग एक साथ बनाना चाहें, और कोई भी वक्र अगर हम लोग एक साथ बनाना चाहें तो देखो C वाला हम लोग एक और वक्र यहाँ पर ले लेते हैं, और वक्र बन रहा है कुछ इस तरीके का। ये वेग हो गया आपके पास और ये हो गया समय, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें इस वाले वक्र की,
तो वेग और समय के बीच में वक्र है। तो देखो अगर रेखा जो है अपना वक्र जो है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है या फिर इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या बढ़ेगा घटेगा? समय। इधर जाएगा तो समय बढ़ेगा, इधर आएगा तो समय घटेगा। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वेग है, वेग बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगा तो वेग घटेगा। तो क्या ये वक्र ऊपर या नीचे जा रहा है? क्या ये वक्र जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है क्या? तो हम बोलेंगे ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब कोई वक्र ना ऊपर जाए ना नीचे आए, इसका मतलब उसका वेग जो है वो क्या है? नियत है। या फिर मैं बोल सकता हूँ वेग जो है वो कैसा है? एक समान है। वेग नियत है या फिर असमान है। क्या समय बढ़ रहा है क्या? तो हम कहेंगे वक्र जो है वो आगे की ओर तो जा ही रहा है। अगर मैं तीर का निशान भी यहाँ पर लगा दूं तो मैं कहूँगा वक्र जो है वो आगे की ओर तो जा ही रहा है। आगे की ओर जा रहा है मतलब समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग जो है वो क्या है? नियत है। यानी समय के साथ वेग में वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। तो वेग में कमी या वृद्धि नहीं हो रही, वेग नियत हो रहा है। तो वेग नियत हो रहा है तो अब देखो त्वरण का मान अगर हम लोग देखें तो त्वरण का हम लोग देखें तो हम बोलेंगे कोई भी एक बिंदु ले लो यहाँ पर बीच में, इस बिंदु पर एक एक्स एक्सिस बना लो। तो मैं इस पर एक एक्स एक्सिस इस तरीके से बनाऊंगा। अब ये वाली जो एक्स एक्सिस बन रही है वो इस वक्र के साथ कितना कोण बना रही है? तो हम कहेंगे दोनों एक ही तरफ है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो कोण कितना बन रहा है? 0। कोण जो है थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? 0। टेन थीटा क्या होती है? ढाल या प्रवणता होती है। तो ढाल जो है वो किसको निरूपित करती है? त्वरण को। इसका मतलब त्वरण जो है कण का वो त्वरण कितना हो गया? 0 हो गया। त्वरण जो है कण का वो क्या हो गया? 0 हो गया। 0 त्वरण के साथ कण गतिशील है, मतलब वेग जो है वो क्या है? नियत। अब अगर आपको यहाँ पर पता लगाना है दूरी या विस्थापन का, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कण की दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कण एक ही दिशा में गति कर रहा है, वो नीचे की ओर नहीं आ रहा है। अगर वो नीचे की ओर आता इसका मतलब उसका विस्थापन अलग हो जाता, दूरी अलग हो जाती। लेकिन अब कण जो है वो एक ही दिशा के अनुदिश जा रहा है, तो कण की गति की दिशा जो है वो वेग समय वक्र के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ से जा रहा है, यहाँ पर नहीं कि मैंने बोल दिया कि एक्स एक्सिस से नीचे की ओर इधर आ रहा है, यहाँ तक आने पर कण की वेग की दिशा नहीं बदलती। यहाँ के बाद में नीचे की ओर जब आएगा तब कण के वेग की दिशा बदलती है। तो दूरी और विस्थापन जो है वो इसके अंदर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप लोग बोल दो और यहाँ से हम लोग एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है पूरा का पूरा, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दूरी या विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा? घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट वक्र की बात हम लोग करते हैं। तो देखो वक्र जो है वो जरूरी नहीं यहीं से हमेशा प्रारंभ हो, वो ऊपर से भी प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो यहाँ पर हमने बोल दिया ये वाला बिंदु, यहाँ पर हमने बोल दिया ये वाला बिंदु। ग्राफ किधर जा रहा है? तो हम बोलेंगे ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तीर का निशान ऊपर है तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जाने पर या नीचे की ओर आने पर क्या बढ़ता घटता है? तो हम बोलेंगे वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। आगे की ओर जाने पर या पीछे की ओर जाने पर क्या बढ़ेगा घटेगा? समय बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पर देखो समय की अगर हम लोग बात करें तो समय जो है वो तो ग्राफ आगे की ओर या पीछे की ओर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब समय जो है वो तो क्या है? नियत है। यानी समय का एक ही मान है आपके पास, समय का एक ही मान है, यानी एक ही समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही समय पर
कण का वेग बढ़ रहा है, एक ही समय पर कण का वेग बढ़ रहा है। इसे ऐसे समझो कि यहाँ पर मान लो वेग जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर जो वेग है वो है 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब समय जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि 10 सेकेंड पर कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 सेकेंड पर कण का वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड है। तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक बात जो है वो सही है, क्योंकि एक ही समय पर वेग के दो मान संभव नहीं हो सकते हैं। तो एक ही समय पर वेग के दो मान संभव नहीं है। एक ही समय पर वेग के दो मान संभव नहीं है। त्वरण की अगर हम लोग बात करें तो त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे त्वरण जो है वो बराबर होता है tan थीटा के। tan थीटा होती है प्रवणता। तो थीटा देखो, तो किसी भी बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लो, यहाँ पर मैंने मान लो एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर एक एक्स एक्सिस बना लो इस तरीके से। वो एक्स एक्सिस इस वक्र के साथ जितना कोण बनाती है वो कोण कितना, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर अगर मैं कोण बनाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाली जो रेखा है वो वाई एक्स की क्या है, समांतर है। समांतर है तो ये वाला कोण जो है वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो tan थीटा के अंदर अगर मैं 90 डिग्री मान लिखूँ, थीटा का जो मान है वो यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, tan 90 जो है वो कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर वेग के दो मान यहाँ पर वक्र बता रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग वक्र की जो है वो बात करते हैं, तो नेक्स्ट वक्र के अंदर जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये वक्र है अपने पास। अब इस वक्र की हम लोग बात करें तो मैं बोलूँगा कि आपको सबसे पहले वेग के बारे में पता करना है। तो वेग के बारे में पता करना है तो वेग जो है वो कैसा हो रहा है, तो ग्राफ जो है इसकी दिशा हम लोग ले लेते हैं ये वाले। आपको दिशा कैसे भी दे सकता है, वो नीचे की ओर भी दे सकता है, ऊपर की ओर भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राफ अगर ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब तो वेग बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है इसका मतलब वेग घट रहा है, आगे की ओर जा रहा है इसका मतलब समय बढ़ रहा है, समय हमेशा बढ़ेगा ही। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वेग की, तो देखो ग्राफ जो है वो क्या ऊपर की ओर जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं लिखूंगा वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि क्या वेग नियत है, क्या वेग के अंदर एक समान वृद्धि हो रही है क्या, या फिर वेग के अंदर असमान वृद्धि हो रही है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा त्वरण के ऊपर। तो हमें ये देखना है कि क्या त्वरण नियत है, क्या एक समान है क्या, या त्वरण जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो त्वरण अगर हमें ये देखना है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा कि आप बिंदु ले लो यहाँ पर अगर मैं बिंदु लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करनी है, अगर सरल रेखीय वक्र बन रहा है तो वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरल रेखीय ग्राफ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु पर। इस स्पर्श रेखा के साथ एक्स एक्स बनानी है और वो एक्स एक्स जितना कोण बनाती है वो यहाँ पर लिख दो θ1। ठीक है, उसके बाद में कोई दूसरा बिंदु ले लो आप लोग, मान लो यहाँ पर ले लिया। अब इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा जो है वो खींच देता हूँ, स्पर्श रेखा खींच दी। ये स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाती है वो कोण हमने यहाँ पर देख लिया और उस कोण को नाम दे दिया θ2। तो
तो अब θ1 व θ2 के आधार पर हम लोग बताएंगे कि त्वरण जो है वो कैसा होगा। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो त्वरण जो है वो शून्य नहीं है, अशून्य है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें त्वरण की, तो त्वरण जो है वो क्या धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो त्वरण जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो त्वरण जो है वो धनात्मक हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। तो θ1 और θ2 दोनों के ही मान देखो, आपको डायग्राम में देखकर कैसा लग रहा है कि ये दोनों मान जो है वो थीटा से क्या है, कम है। थीटा से कम है तो मैं बोलूँगा कि जो त्वरण है वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आया? क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है, कम है। अब त्वरण में वृद्धि हो रही है या त्वरण नियत है या त्वरण में कमी हो रही है, वो अगर देखना चाहें तो देखो θ1 और θ2 की अगर हम बात करें तो दोनों में से कौन सा कोण जो है वो ज़्यादा है। इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको B बिंदु मान लेते हैं, तो कौन सा कोण ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा कि θ2 का मान जो है वो θ1 से क्या है, ज़्यादा है। θ2 का मान θ1 से ज़्यादा है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो θ2 का मान θ1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि tan θ2 का मान भी tan θ1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। tan θ2 का मान ज़्यादा होगा तो tan θ2 जो है वो क्या है, वो है दूसरे बिंदु पर प्रवणता। तो दूसरे बिंदु पर जो प्रवणता है वो पहले बिंदु की प्रवणता से क्या है, ज़्यादा। प्रवणता किसको निरूपित करती है? प्रवणता जो है वो त्वरण को निरूपित करती है। इसका मतलब दूसरे बिंदु पर जो त्वरण है वो पहले बिंदु पर त्वरण से क्या है, ज़्यादा है। दूसरे बिंदु पर जो त्वरण है वो पहले बिंदु पर त्वरण से क्या है, ज़्यादा है। तो दूसरे बिंदु पर त्वरण पहले बिंदु पर त्वरण से ज़्यादा हो गया तो हमें पता चल गया कि त्वरण जो है वो क्या हो रहा है, त्वरण जो है वो बढ़ रहा है या त्वरण में वृद्धि हो रही है, त्वरण में वृद्धि हो रही है। यानी त्वरण जो है वो असमान है इस स्थिति में। तो त्वरण अगर असमान है इस स्थिति में तो क्या हम गति की समीकरणें लगा सकते हैं क्या इस वाली स्थिति में? तो हम कहेंगे हम गति की समीकरणें केवल तभी लगा सकते हैं जब त्वरण नियत हो या त्वरण एक समान हो। अगर त्वरण असमान है तब हम गति की समीकरणें नहीं लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों के अंदर ही बात करें दूरी और विस्थापन की, तो देखो इस वाली स्थिति के अंदर दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे वक्र ये बन रहा है और इस वक्र द्वारा जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है किसके बीच में, समय वाली x यानी x और इस वक्र के बीच में, तो ये कितना क्षेत्रफल बनाएगा यहाँ पर? तो क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये केवल एक लाइन है, उसके अलावा कोई क्षेत्रफल नहीं है। तो कोई क्षेत्रफल नहीं है तो कोई क्षेत्रफल नहीं है तो मैं कहूँगा दूरी या विस्थापन जो है वो इस स्थिति के अंदर कितना हो जाएगा, 0। अगर इस स्थिति में हमें दूरी या विस्थापन देखना है तो जो दूरी या विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे दूरी या विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से मैं एक रेखा सीधी यहाँ तक बना देता हूँ। अब ये वाला जो क्षेत्रफल आपके पास बन रहा है, ये वाला क्षेत्रफल जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये ही क्या हो जाएगा, दूरी या विस्थापन हो जाएगा। अब इसका मान हम लोग सीधा ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कोई आकृति ये नहीं बन रही है। तो मैंने क्या कहा था, त्वरण असमान वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे सबसे लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए तीनों ग्राफ जो है उसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। एक साथ हम लोग सारे ग्राफ जो है वो बना लेते हैं और उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। 3 हो गए थे। डी ग्राफ जो है वो हम लोग बना रहे हैं।
इसके अंदर हमने बना दिया इस तरीके का कोई ग्राफ, ये वेग हो गया और ये हो गया समय। ई ग्राफ, ग्राफ बन रहा है इस तरीके से, ये वेग हो गया और ये वाला हो गया अपने पास समय। ये वेग हो गया और ये हो गया समय। आपको ज़्यादातर ग्राफ जो है वो सरल रेखीय ही मिलेंगे, इसके अलावा जो है वो आपको ग्राफ जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर और हम लोग ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ बन गया, ये वेग और ये हो गया अपने पास है समय। चलिए, ये अपने पास ग्राफ हैं, इनमें से कुछ के आपको मैं बताऊंगा और जो बाकी के बचेंगे वो आप लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, ग्राफ जहाँ से शुरू होता है, ग्राफ जहाँ से शुरू होता है वो होता है गति का बिंदु, ठीक है, यानी गति वहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से गति जो है वो प्रारंभ हो रही है। चलिए, यहाँ पर अगर हम लोगों को बताना हो कि त्वरण कैसा होगा, वेग कैसा होगा, तो सबसे पहली बात तो वेग के अंदर क्या हो रही है, अपने पास वृद्धि जो है वो हो रही है, वेग के अंदर वृद्धि हो रही है। उसके बाद में मैं शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है, वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। त्वरण जो है वो कैसा होगा, त्वरण में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो त्वरण देखने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा जो है इसके साथ क्षैतिज रेखा कितना कोण बनाती है, इसे हमने लिख दिया θ1। फिर मैं यहाँ पर दूसरा कोई बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। इस बिंदु पर मैं सबसे पहले खींचूंगा एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जितना कोण बनाएगी वो देखूंगा कितना, θ2। अब हमें ये देखना है कि कोण जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मैं कहूँगा कोण जो है वो क्या हो रहा है, θ1 ज़्यादा है, θ2 क्या है, कम है। θ1 ज़्यादा है, θ2 क्या है, कम है। तो ये वाला एक बिंदु, ये 2 नंबर बिंदु, तो मैं कहूँगा ढाल जो है वो भी क्या हो जाएगी, प्रथम बिंदु पर ज़्यादा, दूसरे बिंदु पर कम। ढाल ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले बिंदु पर त्वरण जो है वो दूसरे बिंदु के त्वरण से क्या है, ज़्यादा। यानी त्वरण के अंदर क्या हो रही है, त्वरण के अंदर हो रही है कमी। त्वरण क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है। वही अगर आपको दूरी या विस्थापन यहाँ पर देखना है तो इससे एक लंब डाल दो इस वाली एक्स पर, और ये वाला जो क्षेत्रफल यहाँ पर है पूरा का पूरा, ये क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन के बराबर हो जाएगा। और कण जो है वो मूल बिंदु से गति प्रारंभ कर रहा है और मूल बिंदु पर जो उसका वेग है वो कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर वक्र देखो यहीं पर से प्रारंभ हो रहा है, तो मूल बिंदु पर जो वेग है वो कितना है, 0 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला अपने पास हो गया मूल बिंदु। अब इस ग्राफ के अंदर सबसे पहली बात, क्या वेग के अंदर वृद्धि हो रही है क्या, तो हम बोलेंगे कि वेग के अंदर वृद्धि हो रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पर
थीटा की, तो थीटा ये एक सरल रेखा बन रही है। तो सरल रेखा के लिए ध्यान में रखो कि हमेशा थीटा का जो मान है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो थीटा का मान अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो थीटा का जो मान है वो हमेशा वही रहेगा, यानी त्वरण जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। त्वरण जो है वो क्या है, नियत है। ठीक है, वेग में वृद्धि हो रही है, त्वरण जो है वो क्या है, नियत है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अपने को जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि क्या कण की वेग की दिशा बदल रही है क्या, तो हम बोलेंगे कि कण के वेग की दिशा बदल रही है। क्यों, क्योंकि ग्राफ का कुछ हिस्सा तो एक्स एक्स के ऊपर है और कुछ हिस्सा एक्स एक्स के नीचे है। अब मान लो ये वक्र जो है वो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, यहाँ से ही शुरू हो रहा है इस वाले बिंदु पर। तो देखो क्या कण का मूल बिंदु पर वेग 0 है क्या, तो हम कहेंगे अगर ये वक्र जो है वो यहीं पर आता, मूल बिंदु पर ही आता, तो हम बोल देते कि कण का वेग जो है वो क्या है, 0 है। अब ये वक्र जो है वो मूल बिंदु पर यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली जो दूरी है वो वेग को निरूपित करती है, यानी इसका प्रारंभिक वेग जो है कण का वो कैसा है, ऋणात्मक है। कण का प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। और इस वाले समय की मैं बात करूं t1 समय पर, तो t1 समय पर या t समय ले लूं तो t समय पर कण के वेग की दिशा बदल रही है, यानी t समय से पहले तो कण जो है उसका वेग ऋणात्मक था, नेगेटिव था, और t समय के बाद में कण का जो वेग है वो कैसा है, धनात्मक है। तो मैं कहूँगा प्रारंभिक वेग जो है कण का, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, यानी प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। अगर ग्राफ यहाँ से शुरू होता तो मैं बोल देता कि कण का प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य है, अब शून्य नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक वेग ऋणात्मक, t समय पर वेग की दिशा बदलती है, दिशा बदल रही है, क्योंकि पहले t समय से पहले तो वेग जो है वो कैसा है, नीचे की ओर ऋणात्मक, और t समय के बाद में कैसा है, वो धनात्मक हो रहा है। तो t समय पर वेग की दिशा बदल रही है। अगर हमें दूरी या विस्थापन देखना है तो दूरी या फिर विस्थापन जो है वो, अगर मैं ये नीचे वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल ले लूँ a1 और ये जो ऊपर वाला भाग है इसका हम लोग अगर क्षेत्रफल ले लेते हैं a2, तो जो अपने पास दूरी है वो तो क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2, और जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। जो दूरी है वो दूरी तो क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2, दोनों का ही परिमाण जुड़ जाएगा, और जो विस्थापन है अपने पास इसके अंदर वो विस्थापन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग इसकी बात करें तो वही सरल रेखा बन रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेग की तो वेग बढ़ रहा है। दूसरी अगर हम लोग बात करें त्वरण की तो त्वरण जो है वो क्या है, नियत, क्योंकि सरल रेखा है तो सरल रेखा का किसी भी बिंदु पर आप बना हुआ कोण देखोगे तो वो कोण जो है वो क्या आएगा, बराबर आएगा, तो त्वरण जो है वो क्या रहेगा, नियत। अब प्रारंभिक वेग बताओ इसका क्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो कण जो है वो यहाँ से गति करना प्रारंभ कर रहा है इस बिंदु से, तो ये वाला जो वेग का मान है वो बताओ कैसा होगा, तो मैं कहूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर बताओ कैसा होगा, तो मैं कहूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर की ओर जो वेग है वो क्या होता है, धनात्मक, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, धनात्मक है, और अशून्य है, यानी शून्य नहीं है, शून्य वेग प्रारंभिक नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये गति करना प्रारंभ कर रहा है। अब दिशा बदल रही है क्या कण की गति की, तो हम कहेंगे दिशा नहीं बदल रही है, क्योंकि ये वक्र जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है, यानी कण एक ही दिशा में जा रहा है। तो जो दूरी या विस्थापन की अगर हम लोग बात करें तो दूरी या विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और मान कितना, तो हम कहेंगे यहाँ से एक लाइन खींचो नीचे की ओर और यहाँ से एक लाइन खींचो नीचे की ओर। अब ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल ही क्या हो जाएगा, दूरी या विस्थापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वक्र की हम लोग बात करें
तो देखो सबसे पहली बात, क्या वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मैं कहूँगा वेग जो है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी, क्योंकि ग्राफ जो है वो किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें त्वरण की, क्या त्वरण नियत है क्या, तो हम बोलेंगे त्वरण जो है वो नियत ही है, त्वरण जो है वो नियत ही है क्योंकि सरल रेखा है। ठीक है, लेकिन है कैसा वो, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बिंदु पर जो है वो एक्स एक्सिस बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला मैं कोण देखूंगा इस ग्राफ का, ध्यान रखना ये वाला कोण नहीं देखना है इधर वाला, कहीं तुम लोग ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण देखना है यहाँ पर। तो ये वाला कोण देखो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा, और अगर 90 डिग्री से कोण बड़ा होता है तो tan थीटा जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। तो मैं जो त्वरण है इसे भी क्या बोल दूंगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक बोल दूंगा, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्या कण का प्रारंभिक वेग शून्य है क्या, तो हम बोलेंगे वेग, कण गति जो है वो यहां से करना शुरू कर रहा है, तो यहां पर वेग जो है वो शून्य तो नहीं है लेकिन इतने के बराबर है। ठीक है, और कैसा है वो, धनात्मक है और अशून्य है, यानी कण का प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है। क्या कण की गति की दिशा बदल रही है क्या, बिल्कुल बदल रही है। यहाँ पर देखो वक्र जो है वो यहाँ से पहले तो ऊपर की ओर था और यहाँ के बाद में वो वक्र जो है वो नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। तो मैं बोलूँगा t समय पर गति की दिशा बदल रही है। अब ध्यान रखना, कण की गति की दिशा जब बदलती है तो कुछ समय तक उसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है। जैसे किसी कण को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग पहले कुछ समय के लिए 0 होगा, तभी वो और ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं जाता, और कुछ समय तक वेग 0 होने के बाद में वो वापस नीचे की ओर गति करना शुरू कर देता है। तो जब भी गति की दिशा बदलती है तो कुछ समय पर वेग जो है वो 0 हो जाता है। मतलब ये बोलूँगा मैं कि t समय पर वेग 0 हो गया और इसके अंदर भी t समय पर वेग जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कुछ क्षण के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज़ें इस वाली हो गई। सबसे पहले तो वेग जो है वो क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे वेग जो है वो कम हो रहा है। त्वरण कैसा है, तो वही थीटा का मान हम लोग देखेंगे, तो थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा, तो त्वरण जो है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, या ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग इसके अंदर देखो ग्राफ जो है वो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, वक्र यहीं से मूल बिंदु से ही शुरू हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग जो है वो कण का कितना है, 0 है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें क्या कण की गति की दिशा बदल रही है क्या, बिल्कुल नहीं बदल रही, क्योंकि कण नीचे की ओर ही जाता जा रहा है, एक ही दिशा है कण की, क्योंकि वो अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आता नीचे भी जाता तो हम बोल सकते थे कि उसकी गति की दिशा बदल रही है, लेकिन अब तो उसकी गति की दिशा नियत है, चाहे वो गति की दिशा किधर भी हो, माइनस एक्स एक्सिस की ओर हो या फिर प्लस एक्स एक्सिस की ओर हो। अगर अपने को दूरी या विस्थापन देखना है तो हम कहेंगे ये वाली जो यहाँ से लाइन खींच दो, ये वाला जो क्षेत्रफल है वही दूरी और विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। इस वाले वक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये वक्र यहाँ से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहली बात क्या वेग कम हो रहा है क्या, बिल्कुल कम हो रहा है, क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, वेग कम हो रहा है। त्वरण जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य है क्या, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाला कोण देखो थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, लेकिन नियत है क्योंकि सरल रेखा बन रहा है। ठीक है, तो नियत है लेकिन कैसा है, ऋणात्मक है, यानी मंदन हो रहा है। क्या कण का प्रारंभिक वेग शून्य है क्या, तो प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से प्रारंभ ना होकर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो ये हो गया वेग का मान इतना। ठीक है, तो कण का प्रारंभिक वेग जो है वो अशून्य है। अब अशून्य होने के साथ साथ वो है कैसा वेग, तो मैं बोलूँगा कण का प्रारंभिक वेग जो है वो कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि कहाँ किधर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर हम ये वाली दूरी नापेंगे, ये वाला वेग का मान देखेंगे तो एक्स एक्सिस के नीचे यानी नीचे की ओर आने पर वेग जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कण के वेग की दिशा या गति की दिशा बदल रही है क्या, तो कण की गति की दिशा नहीं बदल रही है, क्योंकि ना तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है बार बार, ना नीचे की ओर जा रहा है, केवल वो एक ही दिशा के अनुदिश जाता जा रहा है। तो कण की गति की दिशा नहीं बदल रही है। तो ये इतने सारे आपके पास ग्राफ थे, इन्हें आप लोग एक बार सबका डायग्राम बनाकर एक बार वापिस से देखोगे और हर चीज़ को जो है वो ध्यान से समझना है आपको कि अगर वक्र इस प्रकार का बन गया तो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, इसे वापस से रिवाइज कीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ अच्छी बातें ग्राफ के अलावा इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और जो ग्रेविटी वाला अपने पास पोर्शन है 1D का वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।